हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फाउंडेशन पर। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड में काफ़ी परीक्षा होने वाली है, जैसे कक्षपाल, उत्पाद सिपाही, जेपीएससी का भी वैकेंसी आने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम झारखंड सामान्य ज्ञान का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं आज से। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो डेली यानी रोज़ाना रात को 7 बजे आएगी, है ना। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपको सही समय पर वीडियो मिल सके। तो दोस्तों, चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को, है ना। चलिए देखिए, पहला सवाल हम ले रहे हैं। कहता है कि खड़िया व्यवस्था में प्रचलित विवाह के रूपों में निम्नलिखित में से किस विवाह को असल विवाह कहा जाता है ना। असल विवाह की बात हो रही है दोस्तों। तो असल विवाह किसे कहा जाता है? असल विवाह ओलोलदाय विवाह को कहा जाता है ना। किसे कहा जाता है? ओलोलदाय विवाह को असल विवाह कहा जाता है ना। खड़िया समाज में ही एक होता है उधरा उधरी विवाह। जब लड़का लड़की साथ में भाग जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? उधरा उधरी विवाह। सभी को आप याद करके रखिएगा, उधरा उधरी विवाह। इसे सह पलायन विवाह भी कहा जाता है। सह पलायन विवाह, है ना। जब लड़का लड़की एक साथ भाग जाते हैं तो उधरा उधरी कहा जाता है, ठीक है ना। एक होता है ढुकू चोलकी। सभी आप याद करके रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। एक होता है ढुकू चोलकी। एक होता है अनाहूत विवाह, मतलब जिस विवाह का आयोजन नहीं होता है, ठीक है, उस विवाह को क्या कहा जाता है? तो अनाहूत विवाह कहा जाता है। एक होता है तापा या तनीला। ये अपहरण करके विवाह किया जाता है। लड़की को अपहरण किया जाता है और उसे विवाह किया जा रहा है, ठीक है। अपहरण विवाह होता है। राजी खुशी विवाह कौन सा विवाह है? तो ये प्रेम विवाह है। राजी खुशी विवाह को प्रेम विवाह कहा जाता है। और सगाई किसे कहा जाता है? ये विधवा विवाह को कहा जाता है या फिर विदुर विवाह को कहा जाता है ना। देखिए, सभी फैक्ट जो है दोस्तों झारखंड के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप नोट करते चलिएगा इसको, है ना। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, क्या है? मुंडाओं का सबसे सघन जमाव किस जिले में है? मुंडाओं का, देखिए, मुंडाओं का सबसे सघन जमाव जो है दोस्तों आपको रांची में मिलेगा, है ना। कहाँ पर मिलेगा? तो रांची में मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो है आपको गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला में भी इसका निवास स्थान है ना। तमाड़ क्षेत्र में भी मुंडा लोग रहते हैं, तमाड़ क्षेत्र में, रांची के तमाड़ क्षेत्र में। और तमाड़ क्षेत्र में मुंडाओं को क्या कहा जाता है? तो तमाड़ी मुंडा कहा जाता है। तमाड़ क्षेत्र में रहने के कारण जो है तमाड़ी मुंडा कहा जाता है, या फिर इसे पातर मुंडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तमाड़ी मुंडा या पातर मुंडा कहा जाता है ना। और मुंडा जनजाति जो है, याद करके रखिएगा, सिर्फ झारखंड में ही पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाता है? सिर्फ झारखंड में पाया जाता है। लेकिन अभी क्या हुआ है दोस्तों, क्योंकि संचार साधनों का विकास हो गया है, गाड़ी घोड़ा चलने लगा है, तो देखिएगा कि मुंडाओं का विस्तार अन्य राज्यों में भी हो गया है ना। चलिए अगला कर लेते हैं। अगला क्या है? अगला है दोस्तों कि घड़घड़िया जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? घड़घड़िया जलप्रपात काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। घड़घड़िया जलप्रपात, ठीक है। तो घड़घड़िया जलप्रपात कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? तो घड़घड़िया जलप्रपात आपको लोहरदगा में देखने को मिलेगा। इसके अलावा लोहरदगा में कौन सा जलप्रपात है? निंदी जलप्रपात है। निंदी
जलप्रपात है ना। गुमला में आपको नागफेनी, सदनी घाग, प्रेमा घाग, सिरका, ये सभी आपको कहाँ मिलेगा? सिरका, ये सभी गुमला में मिलेंगे, है ना। पलामू में कुंड जलप्रपात मिलेगा आपको, कुंड जलप्रपात, जो कि हुसैनाबाद में है, ठीक है, हुसैनाबाद में है। लातेहार में आपको लोअर घाघरी, अपर घाघरी, लोध फॉल, ठीक है। गौतम घाग, आपको मिर्चैया, कांति जलप्रपात, सुगा जलप्रपात, ये सभी आपको लातेहार में मिल जाएंगे, है ना। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है गांधी जी के आत्मशुद्धि और त्याग को झारखंड के किस आंदोलन में अपनाया गया था? किस आंदोलन में अपनाया गया था? तो ये हरि बाबा आंदोलन आंसर हो जाएगा दोस्तों, हरि बाबा आंदोलन में, ठीक है ना, जो है गांधी जी के आत्मशुद्धि और त्याग को अपनाया गया था। हरि बाबा आंदोलन कब हुआ था? हरि बाबा आंदोलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था, 1931 में, है ना। इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे? हरि बाबा थे, ठीक है। इन्हें दुक्का हो के नाम से भी जाना जाता है, दुक्का हो के नाम से भी जाना जाता है। और यह एक प्रकार का आंदोलन जो है शुद्धि आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? शुद्धि आंदोलन था, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था दोस्तों, जनजाति के लोगों को, है ना, बाहरी अत्याचारों से बचाने के लिए आदिवासियों को संगठित करने का ही मुख्य उद्देश्य था। इस आंदोलन का नेतृत्व जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने किया है, ठीक है। जैसे बारकेला क्षेत्र के भूतगांव निवासी सिंगराई हो ने किया था, ठीक है ना। भड़हातू क्षेत्र में कौन किया गया था? तो बामिया हो ने किया था, ठीक है। गाड़िया क्षेत्र का नाम है, गाड़िया क्षेत्र में कौन किया था? हरिदुल्ला और बिरजो हो ने किया था, है ना। और इस आंदोलन के दौरान सरना धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया था, ठीक है ना। सरना धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया था। और आपको बता ही चुका हूं कि ये आंदोलन जो है गांधी जी से प्रभावित था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है? अगला है राजमहल की पहाड़ियां लगभग कितने क्षेत्रों में फैली हुई है? देखिए, राजमहल की पहाड़ियों का विस्तार जो है दोस्तों संथाल परगना क्षेत्र में हुआ है, संथाल परगना क्षेत्र में। और इन क्षेत्रों में आपका देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाखुड़ में जो है इसका विस्तार है। कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इस क्षेत्र में नुकीली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? नुकीली पहाड़ियों को टोंगरी कहा जाता है, ठीक है। जबकि गुंबदाकार आकार पहाड़ी को क्या कहा जाता है? तो डोंगरी कहा जाता है ना। नुकीले पहाड़ी को क्या कहा जाता है? टोंगरी, जबकि गुंबदाकार पहाड़ी को डोंगरी कहा जाता है। आ रहा है ना समझ में दोस्तों? चलिए अगला कर लेते हैं। अगला क्या है? संथाल विद्रोह के नेता को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? देखिए, संथाल विद्रोह आप सभी जानते होंगे
55-56 में हुआ था। ठीक है, इसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू चांद और भैरव 5 भाई थे और 2 बहनें थे, फूलो और झानो, है ना। तो देखिए सिद्धू मुर्मू को फांसी दे दी गई थी। सिद्धू मुर्मू को इसमें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, कहाँ फांसी दी गई थी? तो भागलपुर में दी गई थी। भागलपुर में। भागलपुर अब कहाँ है? तो बिहार में है। इसके बाद चांद और भैरव को पकड़कर बढ़ैत में क्या कर दिया गया था? तो गोली मार दिया गया था। इन दोनों भाई को क्या कर दिया गया था? गोली मार दिया गया था। और अंत में सबसे कान्हू पकड़ा जाता है और इसे भोगनाडीह में फांसी दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? भोगनाडीह में। तो ऑप्शन के हिसाब से फांसी की बात हो रही है तो ये भागनाडीह हो जाएगा, ऑप्शन ए, है ना, क्योंकि बढ़ैत में तो गोली मारी गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? भागनाडीह हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए अगला क्या है दोस्तों? अगला है हजारीबाग के किस छात्र नेता को गर्मपंथी चरण के दौरान गिरफ्तार किया गया था? आंसर कीजिए। ठीक है, किसे गिरफ्तार किया गया था? तो राम विनोद सिंह को गिरफ्तार किया गया था। क्यों गिरफ्तार किया गया था? क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण। क्रांतिकारी, है ना, गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण इसे गिरफ्तार किया गया था। और याद रखिएगा इसे हजारीबाग का, कहाँ का? हजारीबाग का जतीन बागा कहा जाता है। जतीन बागा, है ना। चलिए अगला कर लीजिए दोस्तों। और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? आप कमेंट में बताइएगा, है ना, ताकि मैं ऐसी ही आपके लिए लगातार वीडियो लाता रहूं। चलिए अगला क्या है? अगला है लोहरदगा के नींद में से किस उग्रवादी संगठन को प्रतिबंधित किया गया है? देखिए लोहरदगा में PLFI, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? कमेंट में बताइएगा। फुल फॉर्म क्या होता है इसको कमेंट में बताइएगा। और यह झारखंड में जो है एक उग्रवादी नेटवर्क है ना, और जिसमें लोहरदगा भी शामिल है। तो इसे PLFI को लोहरदगा में क्या किया गया है? तो प्रतिबंधित कर दिया गया है ना। अगला है झारखंड के किस मेले को राज्य सरकार ने राजकीय मेले का दर्जा दिया है? इस मेले को राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है। आदिवासी कुंभ मेला, गोड्डा के गणतंत्र दिवस मेला, इन दोनों को दिया गया। आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, है ना। आदिवासी कुंभ मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? पलामू के दुबिया खाड़ में लगता है ना। जब आप डाल्टनगंज से रांची जाइएगा, ठीक है, तो डाल्टनगंज से कुछ ही दूरी पर है दुबिया खाड़, वहीं पर जो है आदिवासी कुंभ मेला लगता है। ठीक है, और गणतंत्र दिवस मेला तो गोड्डा में लिखा हुआ है, तो गोड्डा में लगता है। और इन दोनों को मेला को 2022 में ठीक है जो है राजकीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया है। राजकीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया है ना। आ रही है ना दोस्तों समझ में बात? चलिए, तो बात समझ में आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, है ना, ताकि मैं काफी जोश के साथ आपके लिए झारखंड की वीडियो ला सकूं। अगला है झारखंड के राज्यपाल बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की
किस निर्वाचन क्षेत्र की विधायक रही है? देखिए, देखिए पहले तो बता दूं दोस्तों कि द्रौपदी मुर्मू जो है ओडिशा के रायरंगपुर, कहाँ पर? रायरंगपुर से 2 बार विधायक रह चुकी है। पहली बार 2000 में विधायक बनी थी और दूसरी बार 2004 में विधायक बनी थी। और ये किस पार्टी से थी? तो बीजेपी से थी। और वर्तमान में राष्ट्रपति के पद पर ये अपनी सेवा दे रही हैं। ठीक है ना? चलिए, अगला क्या है दोस्तों? अगला है छोटा नागपुर क्षेत्र में। कहाँ पर? छोटा नागपुर क्षेत्र में कांस्य या कांसा युग का सूत्राधिकार कौन से जनजाति थी? ठीक है, कौन सी जनजाति थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों असुर और बिरजिया। ठीक है, और ये जनजाति जो है आदिम जनजाति में आती है। आदिम जनजाति में आती है। ठीक है ना? आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 8 है। ठीक है, इसमें हो गया असुर, असुर, बिरजिया, बिरजिया, बिरहोर, बिरहोर, सवर, ठीक है, कोरवा, परहिया, सौरिया पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया, है ना? माल पहाड़िया। इसे आप शॉर्ट में ए बी सी से याद रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और जो है असुर और बिरजिया जो है कांसा बनाने के जो है सूत्रधार थे। ठीक है, इसका काम क्या था? धातु को गलाना। ठीक है, और धातु से जो है औजारों का निर्माण करना इसका जो है पेशा था। इटखोरी जो कि कहाँ पर है? चतरा में है। तो इटखोरी से किस शासक के शिलालेख की प्राप्ति हुई है? देखिए, इटखोरी से किस शासक के शिलालेख की प्राप्ति हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा महेंद्र पाल के शिलालेख मिलते हैं। ठीक है ना? और महेंद्र पाल जो है किस वंश का शासक था? गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। क्लियर? और यह शिलालेख जो है प्रतिहारों के राजनीतिक प्रभाव को दिखाता है। राजनीतिक प्रभाव को दिखाता है ना? चलिए, अगला क्या है? कोल विद्रोह। कोल विद्रोह का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? कोल विद्रोह का कौन सा कारण नहीं था? देखिए, भूमि संबंधी असंतोष, जागीरदारों द्वारा उत्पीड़न और शोषण, अंग्रेजों की दखल अंदाजी। देखिए, उपयुक्त सभी कारण था। ठीक है, सभी कारण थे कोल विद्रोह के, है ना? और ये भूमि संबंधी असंतोष, जमींदारों जागीरदारों द्वारा उत्पीड़न और शोषण होता था, अंग्रेजों की दखल अंदाजी काफी हो गई थी। ठीक है, जैसे राजस्व में प्रशासनिक हस्तक्षेप करते थे वे, तो इसके कारण यह विद्रोह हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? 1831-32 में हुआ था। और इसके नेता कौन थे? तो बुद्धू भगत थे। कौन थे? बुद्धू भगत थे, है ना? अगला क्या है दोस्तों? अगला है राज्य की भूगर्भिक संरचना में सबसे प्राचीन चट्टान कौन है? कौन है? देखिए, आर्कियन ग्रेनाइट, नीस और धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है ये प्राचीनतम चट्टानें हैं। ठीक है, झारखंड के भौगोलिक संरचना में
सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन है? तो आर्कियन काल की चट्टानें हैं। ठीक है, और इसमें जो है ग्रेनाइट नीस जो है, ग्रेनाइट नीस की बात हो रही है, सबसे पुरानी चट्टान है और पूरा जो है छोटा नागपुर पठार में ये फैला हुआ है। ठीक है, जबकि विंध्यकर्म की चट्टानें आर्कियन के बाद की चट्टानें हैं। ठीक है, लावा ट्रैप या दक्कन की लावा चट्टानें कैसे हैं? ये ज्वालामुखी से बनी है, ज्वालामुखी से बनी है और सबसे नवीन चट्टानें हैं। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है मुनिडी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? मुनिडी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? देखिए, कोडरमा में आपको सतवागन जलप्रपात देखने को मिलेगा, है ना। गिरिडीह में आपको उसरी जलप्रपात उसरी नदी पर है। हजारीबाग में आपको सूरजकुंड बोकारो जलप्रपात। ठीक है, और मुनिडी कहां पर है? तो धनबाद में है। इसे भटिंडा जलप्रपात भी कहा जाता है। दोस्तों, झारखंड का ये सेशन आपको कैसा लगा? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो यदि आप इस सेशन को देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं लगातार आपके लिए झारखंड से संबंधित वीडियो लाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो हमें सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आगे भी वीडियो ला सकूं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।